शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा नायब तहसीलदार के वीआईपी कल्चर की भी है। दावा है कि एयर इंडिया की उड़ान में दिए गए खाने में एक ब्लेड बरामद हुई। यह मामला बेंगलुरु से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जाने वाली फ्लाइट का है। इसकी कुछ तस्वीरें यात्री ने सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इसके बाद एयर इंडिया ने अपनी गलती मानी और कहा कि ये ब्लेड खाने में वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन में गलती से आया। इस मामले में कैटरिंग कंपनी को चेतावनी जारी की गई है। यूपी के अमरोहा में एक ट्रैक्टर ट्रॉली को स्विमिंग पूल बना दिया गया। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें ये ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर दौड़ती नजर आई। इसमें कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे, इनमें बच्चे भी शामिल रहे। ये सभी भीषण गर्मी में नहाने का मजा लेते दिखाई दिए। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अनमोल गगनमान शादी के बंधन में बंध गए। उन्होंने श्री गुरुद्वारा नाभा साहिब में शादी की। इसके बाद जीरकपुर में भव्य समारोह आयोजित किया गया। अनमोल गगन के पति शाहबाज सिंह सोही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वकील हैं। अनमोल गगनमान 2022 में खरड़ विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बनी थी। इसके बाद उन्हें आम आदमी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। यूपी के बहराइच में एक नायब तहसीलदार को वीआईपी कल्चर अपनाना महंगा पड़ गया। दरअसल ट्रैफिक इंचार्ज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश का हवाला देते हुए नायब तहसीलदार का 2,500 रुपए का चालान काट दिया। आरोप है कि नायब तहसीलदार ने अपनी निजी गाड़ी में लाल नीली बत्ती लगाई हुई थी। योग दिवस से पहले जयपुर की मेयर सौम्या गुर्जर ने योग पर अनूठा कीर्तिमान बना दिया। दरअसल उन्होंने लगातार 1500 मिनट योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेयर सौम्या ने रविवार सुबह 7 बजे विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ हैरत अंगेज योग का प्रदर्शन शुरू किया, जो सोमवार सुबह 7 बजे तक चला। इस दौरान अलग अलग ग्रुप में हर उम्र के लोगों ने मेयर के साथ योग किया। साथ ही सभी ने खुद को स्वस्थ और जयपुर को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की यह खबर एग्जाम के दौरान स्ट्रेस से गुजर रहे बच्चों के माता पिता से जुड़ी हुई है। कैसे उनकी देखरेख वो करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी हुई आजकल के माता पिता अपने काम में बिजी रहते हैं। फिलहाल काम में कितने भी बिजी हो जाएं, लेकिन अपने बच्चों के साथ समय जरूर बिताएं। खासकर परीक्षा के दौरान बच्चों के साथ रहें, उनकी परेशानी को समझें। बच्चों के साथ हमेशा खुश और पॉजिटिव रहने की ही कोशिश करें, क्योंकि पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी के दौरान बच्चों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में माता पिता बच्चों को सपोर्ट करें। ऐसे में जरूरी ये भी है कि बच्चों के एग्जाम और रिजल्ट के दौरान उनके स्ट्रेस को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाएं। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की, स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार की काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है, उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी कोर्ट की संज्ञान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सारा विषय को एक नजर रखी है। कोर्ट की निगरानी में सारा विषय को किया जा रहा है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया। कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने। अगर ये हंगामा न होता और नीट देने वाले ये बच्चे सड़कों पर आवाज न उठाते तो शायद नीट का सच कभी सामने नहीं आ पाता। एनटीए पहले ग्रेस मार्क्स पर फंसा और अब पेपर लीक के सवालों से घिरा है। रिजल्ट आने के बाद से ही लगातार एनटीए की कोशिश यही रही कि हर सवालों को दबा दिया जाए और उठ रहे सवालों को खारिज कर दिया जाए। लेकिन सालों साल एग्जाम की तैयारी करने के बाद पेपर लीक या धांधली बच्चों के अरमानों पर पानी फेर देती है। वहीं परीक्षा की तैयारी और अच्छे नंबर लाने का दबाव बच्चों पर इस कदर हावी हो रहा है कि वो अपनी जान पर खेल रहे हैं।
परीक्षा का डर बच्चों में नजर आने वाला सबसे कॉमन फोबिया है। भले ही ये फोबिया आम हो, लेकिन ये बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को काफी प्रभावित करता है। अधिकतर बच्चे परीक्षा से पहले इस फोबिया का सामना करते हैं, इसलिए इस दौरान बच्चों को माता पिता के सहयोग की खास जरूरत होती है। तकरीबन 10% जो आंकड़े हैं वो युवा के हैं, बच्चों के हैं, एग्जाम के प्रेशर को सकम करते हुए बच्चों के हैं। और यहाँ कहीं मैं एक समाज का दोष भी कहूंगा, माँ बाप का दोष भी कहूंगा। एक सोशल मीडिया के इस युग में जहाँ बच्चा वैसे ही इतने प्रेशर से जूझ रहा है, जहाँ पे पल पल उसे लगता है कि उसको स्कैन किया जा रहा है, वहाँ माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी बढ़ जाती हैं कि वो बच्चे को कहीं एक ऐसी एक्सपेक्टेशन की एक आंधी में कोध देता है, झोंक देता है, जहां बच्चा अपने आप को परफॉर्म करते करते कहीं सेल्फ एस्टीम के उस अभाव से गुजरता है, जहां पे उसे लगता है कि वो एक फेलियर है, वो अपने जीवन को अंत करने का फैसला करता है। एग्जाम के नाम से हर किसी को डर लगता है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे परीक्षा में अच्छा करें, अच्छे नंबरों से पास हों। लेकिन बच्चों की परीक्षा केवल उनकी ही नहीं होती है, बल्कि माता पिता की भी होती है। ऐसे में बच्चों की जब भी परीक्षा शुरू हो, तो ऐसे में माता पिता की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। ऐसे में सवाल है कि एग्जाम के प्रेशर में रह रहे बच्चों के माता पिता उनकी कैसे मदद कर सकते हैं, यानी बच्चों के एग्जाम के दौरान पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में कम स्कोर करना या फेल होना किसी का भविष्य तय नहीं कर सकता। अगर आज एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो अगली बार नहीं कर सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एग्जाम में जीत हार को पैमाना नहीं बनाया जा सकता। ऐसा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी स्टूडेंट्स की काबिलियत नहीं बता सकता। अगर वो आज अच्छा नहीं कर पाया तो हो सकता है कि कल और बेहतर कर जाए। लिहाजा खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को कम्युनिकेट करने के लिए हम इनकरेज करें। कहीं ये बहुत जरूरी है कि वो माँ बाप से एक बातचीत का जरिया, एक माध्यम बनाए रखें। बच्चे जरूर अपने टीचर से कनेक्ट करें, उन्हें इनकरेज करिए, एक मेंटर को बनाएं जहाँ पे अपने मन की बात को वो हल्का करें और उसको हल्का करते हुए उनके पास एक ऐसी वेंट बने जहाँ पे वो अपने मन के दर्द को हल्का कर सकें। ये बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को कंपेयर ना करें। बच्चे को कहीं बहुत जरूरी है कि हम प्लान बी, प्लान सी, सिर्फ आज की डेट में सिर्फ एक डिग्री बच्चे का कोई बहुत बड़ा उद्धार नहीं करने वाली है। हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम प्रेशर की वजह से स्ट्रेस या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं। इसलिए कुछ आसान तरीकों को अपनाए जाने की जरूरत है जिससे ये एग्जाम प्रेशर को हैंडल कर सकें। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे छोटे गोल सेट करें। एग्जाम के बाद और रिजल्ट के पहले इसके बारे में कोई डिस्कशन न करें। कुछ वक्त के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लें। स्ट्रेस ज्यादा है तो अपने मेंटर या टीचर से बात करें। माता पिता के साथ अपनी परेशानी शेयर करें। ऐसे दोस्तों से ही मिलें जो आपको बूस्ट करते हों। कुछ हॉबीज जैसे पेंटिंग, सिंगिंग और डांस डेवलप करें। कोई मोटिवेशनल किताब पढ़ें। जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों तो ऐसे में माता पिता का सपोर्ट बेहद जरूरी होता है। अपने बच्चे को पढ़ाई के तनाव से उबरने में वो बेहतर मदद कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ऐसे में जरूरी है कि बच्चों के एग्जाम और रिजल्ट के दौरान उनके स्ट्रेस को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में मंगलवार को हीट वेव का रेड अलर्ट। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में एक रेल हादसा हुआ। इस दौरान एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रेन की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के वक्त कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदह जा रही थी। इस हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बाइक से घटनास्थल पर पहुंचे। रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए तो गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए, जबकि मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50-50 हजार रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी, जबकि डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए सहयोगी दल को दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर एनडीए की एक बैठक भी हुई थी। पार्टी आलाकमान ने राजनाथ सिंह को एनडीए के सहयोगियों और विपक्षी दलों से बातचीत कर आम राय बनाने की जिम्मेदारी दी है। बिहार के सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश ठाकुर का एक बयान विवादों में घिर गया। दरअसल उन्होंने कहा कि जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया है वो उनके पास काम लेकर न आए, अगर वो आएंगे तो काम नहीं होगा। देवेश ठाकुर ने एक धर्म और कुछ जातियों के नाम लेकर ये बात कही। जेडीयू सांसद का दावा है कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के लिए वोट किया था। लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच नगर निगम ने एक शानदार पहल की। दरअसल उन्होंने 1090 क्रॉसिंग पर कूलिंग पॉइंट बनाया है, जिसमें टेंट के अंदर कूलर और प्याऊ लगाए गए हैं। इसके साथ ही वहां अंदर सोने और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। यहां राहगीरों के लिए ग्लूकोज के पानी का भी इंतजाम है, ताकि चलचलाती गर्मी से लोगों को राहत मिल सके। देश के कई हिस्से गर्मी से उबल रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति समेत कुछ इलाकों में खुशनुमा मौसम है। वहां बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बर्फबारी का लुत्फ पर्यटक भी बड़ी संख्या में उठा रहे हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लोकसभा चुनाव हो गए, नतीजे आ गए और प्रधानमंत्री की तीसरी बार सरकार भी बन गई। हालांकि आम चुनाव और नतीजों के बाद ईवीएम पर कोई शोर नहीं था, लेकिन अमेरिका के करीबियाई द्वीप प्यूर्टोरिको में हुए स्थानीय चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी सामने आने के बाद भारत में ईवीएम का जिन्न एक बार फिर से जिंदा हो गया है। और इस विवाद के साथ ही मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट की मतगणना के दौरान हुई कथित अनियमितताओं पर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल उत्तर पश्चिम मुंबई सीट पर उद्धव ठाकरे के उम्मीदवार की मात्र 48 वोटों से हार हुई है और उनका आरोप है कि वोटों की गिनती में धांधली हुई है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। देश की सियासत में ईवीएम एक बार फिर सुर्खियों में है। उसकी पवित्रता पर फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुंबई की उत्तर पश्चिम सीट पर एकनाथ शिंदे के शिवसेना के रविंद्र वायकर 48 वोट से जीते हैं और उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद हारे। उन्होंने अपनी हार पर चुनाव आयोग के सामने कुछ सवाल उठाए। कीर्तिकार चुनाव आयोग ने अपनी शिकायत में कहा कि शिंदे के उम्मीदवार का पोलिंग एजेंट मतगणना केंद्र में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था और वीवीपैट मशीनों की तकनीकी निरीक्षण नहीं करने दिया गया। इसके अलावा रिटर्निंग ऑफिस में भी अनियमितताएं हुई हैं। जब शिवसेना के हारे हुए प्रत्याशी कीर्तिकर की शिकायतों पर जांच शुरू हुई तो मतगणना केंद्र पर रविंद्र वायकर के रिश्तेदार की ओर से फोन के इस्तेमाल का मामला सामने आया और चुनाव आयोग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुंबई सीट से शुरू हुआ मतगणना का मामला जब मुकदमों तक पहुंचा तो ईवीएम को लेकर सियासत गर्मा गई। बीजेपी कह रही है कि ईवीएम में हैकिंग संभव नहीं, तो शिवसेना ने पलटवार किया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की कोशिश हुई है। कोई ईवीएम हैक नहीं हुआ था और कोई ईवीएम को अनलॉक करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो जिस तरीके से उस अखबार ने आज माफी मांगी है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी मांग है कि राहुल गांधी भी माफी मांगे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी माफी मांगे। उन्होंने इस देश के लोकतंत्र को बदनाम किया। उन्होंने देश में जो चुनाव की प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया को बदनाम किया। अब वनराई पुलिस स्टेशन से वो फोन बदलने की कोशिश चल रही थी 4 दिन से। मेरी जानकारी है वहां के जो पुलिस अफसर है राजभर उनको छुट्टी पर भेज दिया क्योंकि वो जांच कर रहे थे, कोई नया अफसर लाके अपना रखा है। देश में ऐसे कितने चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार से जो 100 या 1000 के दायरे में हार जीत हुई है, वो सभी क्षेत्र में उस प्रकार से
चुनाव के नतीजे अपने कब्जे में लेने की कोशिश हुई है। महाराष्ट्र में ईवीएम गड़बड़ी को लेकर बयानबाजियां तो चल ही रही थी। इधर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाने लगे। दोनों नेता ईवीएम से चुनाव बंद कराकर बैलेट वापसी की मांग करने लगे। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं पूरे कैबिनेट, एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर, हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया। हालांकि कांग्रेस के ही कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि मुंबई के मुकदमे का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है। पर विपक्षी नेताओं को ईवीएम को मुद्दा बनाने के लिए जिस संजीवनी की जरूरत थी वो मिल गई है, तो वो क्यों छोड़े? दुनिया के प्रगत देश, अमेरिका हो, जापान हो, उन सब देशों ने बैलेट पर वोटिंग शुरू की है, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? यही सवाल कांग्रेस का है। 5 दिन अगर ये काउंटिंग करने को समय लगता है, इसलिए हम ईवीएम मशीन का ये उपयोग करते हैं, तो भाई 5 साल के सरकार में अगर जनता का वोट के आधार पर सरकार बनती है तो बैलेट से वोट क्यों नहीं किया जाता? यही सवाल हमने लोगों की भावनाओं को नजर रखकर हम लोगों ने किया है। अगर आप राहुल गांधी जी की जीत जो उन्होंने दर्ज की है वायनाड और रायबरेली में देखेंगे तो वाकई में रहस्यमय है, ब्लैक बॉक्स। लेकिन सच तो ये है कि ईवीएम के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अब आप ईवीएम मशीन्स को अगर देखेंगे तो उसमें एक प्रोग्रामेबल चिप होता है और वो स्टैंड अलोन डिवाइस है, वो किसी और डिवाइस से भी कनेक्टेड नहीं है। और ये 10 साल का बच्चा भी, बल्कि 8 साल का बच्चा भी आज के तौर पर जानता है कि ना तो वाईफाई है, ना तो इंटरनेट है, ना तो ब्लूटूथ उससे कनेक्टेड है, तो कैसे छेड़छाड़ हो सकती है? दरअसल इस बार ईवीएम अमेरिकी सियासत की चिंगारी पाकर भड़की है। पहले टेस्ला और एक्स के प्रमुख एलोन मस्क के ट्वीट से भारत में हंगामा खड़ा हुआ और अब प्यूर्टो रिको में स्थानीय चुनाव के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, जबकि चुनाव आयोग लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि भारत के ईवीएम अमेरिकी ईवीएम से अलग हैं और उन्हें हैक करना मुश्किल है। ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। सो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है। ईवीएम पर उठ रहे सवाल चुनाव नतीजों के बाद ठंडे पड़ते दिख रहे थे। वो अमेरिका से आए एक ट्वीट के बाद फिर से सुलग उठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश की राजनीति में प्रियंका गांधी की एंट्री हो गई है। वायनाड और रायबरेली से सांसद चुने गए राहुल गांधी बहन प्रियंका के लिए केरल की वायनाड सीट छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी अब रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि ये इनके लिए बेहद मुश्किल भरा फैसला था। वहीं प्रियंका ने भी कहा कि रायबरेली और अमेठी से उनका पुराना रिश्ता है और वो हमेशा कायम रहेगा। इस खास मौके पर राहुल ने प्रियंका को बधाई देते हुए उन्हें गले लगाया और अपनी शुभकामनाएं। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा
मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल। न्यूज पथ पर आगे देखिए धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाएं, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रोन जल्दी ही एक नई कार लॉन्च करने वाली है जो क्रिकेटर धोनी के नाम पर होगी। दरअसल कंपनी बाजार में सिट्रोन C3 एयरक्रॉस धोनी एडिशन लॉन्च करने वाली है। कंपनी ने इसके लुक और फीचर्स को रिवील कर दिया है। इसके हुड, रियर दरवाजों और बूट पर धोनी के जर्सी का नंबर 7 लिखा हुआ है। इसके साथ ही साइड और रियर प्रोफाइल पर धोनी एडिशन के स्टिकर्स लगाए गए हैं। इसके सीट कवर पर जर्सी का नंबर 7 लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, सीट पर एम्बॉसिंग और यात्री सीट पर धोनी के हस्ताक्षर भी दिए गए हैं। हालांकि अब इस कार की कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि इसकी कीमत 9 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक हो सकती है। बजाज ऑटो लिमिटेड ने हाल ही में पल्सर सीरीज की अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिल N160 का नया वेरिएंट लॉन्च किया। इसकी कीमत करीब 1,40,000 रुपए रखी गई है। इसके अलावा कंपनी ने पल्सर 125, 150 और 220F बाइक को भी नए फीचर्स के साथ अपडेट करके लॉन्च किया है। कंपनी ने अपने इन चारों बाइकों में डिजिटल डिस्प्ले के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए हैं। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। हाथी जंगल में रहते हैं, ये हम सभी को पता है। हाथी महावत के साथ रहते हैं, ये भी आपने सुना है, हमने देखा भी है। लेकिन क्या हाथियों का भी अपना कोई गांव होगा? बिल्कुल होगा। ये है जयपुर के आमेर फोर्ट के पास, जहां सिर्फ हाथी रहते हैं और इसका नाम भी हाथी गांव रखा गया है। दुनिया का ये अनोखा गांव कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश में ही है। ये गांव जयपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर आमेर फोर्ट के पास है। यहाँ 80 से ज्यादा हाथी रहते हैं। 2010 में इसे हाथी गांव का नाम दिया गया। ये भारत का पहला एलिफेंट विलेज है जिसे केवल हाथियों के लिए बनाया गया है। ये एक ऐसा गांव है जहाँ हाथियों की जॉब मिलती है। इस अनोखे गांव में हाथियों के साथ महावत का परिवार भी रहता है। हाथी गांव में खासियत यह भी है कि जैसे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK समान फ्लैट्स होते हैं, बाकायदा इनके भी 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK समान अपार्टमेंट होते हैं। इस अपार्टमेंट में इनको रखा जाता है और सप्ताह में यानी कि महीने में 15 दिन बाकायदा इनकी छुट्टी रहती है। एक दिन छुट्टी और एक दिन ये पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहते हैं। यही नहीं, हाथी गांव में हाथियों के लिए तालाब, मड बाथ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। हाथियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए अस्पताल भी बनाए गए हैं जहां डॉक्टरों की टीम 24 घंटे मौजूद रहती है। इंसानों की तरह ही इन हाथियों के भी नाम हैं। विशेष पहचान के लिए हाथियों के कान के पीछे बकायदा माइक्रोचिप भी लगाई गई है। मौसम के हिसाब से हाथियों को महीने में 15 दिन छुट्टी भी मिलती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ रहने वाले हर हाथी के पास अपना फ्लैट भी है। हाथियों के लिए बकायदा 1 BHK, 2 BHK जैसे क्वार्टर बने हुए हैं, यानी हर हाथी के रहने के लिए अलग व्यवस्था की गई है। ये एलिफेंट विलेज हाथी गांव भारत का एकमात्र हाथी गांव है जो हाथियों के लिए बसाया गया है। ये इस हाथी गांव के अंदर सारे हाथी रहते हैं और हाथी के साथ उनका परिवार रहता है। ये भारत का एक ऐसा पहला हाथी गांव है जो हाथियों के लिए बसाया गया है। देश विदेश के सैलानियों के लिए ये गांव आकर्षण का केंद्र है। यहाँ सैलानी न सिर्फ सफारी का लुत्फ उठाते हैं बल्कि वो हाथियों के बारे में भी जानना चाहते हैं।
जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज की बात होगी चारधाम यात्रा को लेकर। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में रास्ते में जगह जगह कोल्ड ड्रिंक्स और पानी की खाली प्लास्टिक बोतलें भी खूब फेंकी जा रही हैं। लेकिन यही बोतलें जोशीमठ नगर पालिका के लिए कमाई का जरिया बन गई। दरअसल जोशीमठ नगर पालिका के कर्मचारी यात्रा मार्ग पर सभी तरह के प्लास्टिक कचरे को उठाने में लगे हुए हैं। इनमें बड़ी तादाद में वो प्लास्टिक बोतलें भी शामिल हैं जो कि पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद श्रद्धालु रास्ते में फेंक देते हैं। लेकिन पहाड़ों के लिए आफत बन रहे प्लास्टिक कचरे को जोशीमठ नगर पालिका ने अपनी आय का जरिया बना लिया। जोशीमठ नगर पालिका प्रशासन के मुताबिक यात्रा मार्ग से उन्होंने एक महीने में कुल 2.5 लाख से अधिक कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें इकट्ठा की हैं, जबकि कुल मिलाकर करीब 3 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा जुटाया गया है। जोशीमठ नगर पालिका की तरफ से प्लास्टिक कचरा उठाने के लिए 22 मजदूरों की टीम लगाई गई, जो कि लगातार यात्रा मार्ग पर सफाई व्यवस्था बनाए रखे हुए है। बताया ये भी जा रहा है कि जोशीमठ नगर पालिका ने इस प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल कर 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यात्रा मार्ग पर साफ सफाई समेत सभी तरह की व्यवस्था बनाने के सख्त निर्देश दिए थे, जिसका असर यात्रा मार्ग पर साफ दिखाई दे रहा है। और एक और जहां यात्रा मार्ग साफ सुथरा नजर आ रहा है, तो वहीं जोशीमठ नगर पालिका को प्लास्टिक कचरे से कमाई भी हो रही है। बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और फूलों की घाटी यात्रा के मुख्य पड़ाव जोशीमठ से पनुकेश्वर तक सफाई का जिम्मा जोशीमठ नगर पालिका परिषद संभाले हुए है। पहाड़ों पर सैलानियों के कचरा फैलाने और इस कचरे को कमाई में बदलने की मुहिम पर हमने एसडीएम और कुछ लोकल लोगों से भी बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। ये केवल आज की बात नहीं है, बल्कि लंबे समय से सबके प्रयास रहे हैं। हमारे जो नगर पालिका के जो अधिकारी और कर्मचारी वहाँ पे हैं, उनके जो मेहनत का ये फल रहा है। वहाँ पे वास्तव में जो हमारे पास कूड़े का निस्तारण और उससे उसकी जो हम बिक्री से आमदनी करते हैं, वो एक कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। अभी के समय पे जोशीमठ जो नगर पालिका है, वो केवल अपने क्षेत्र में नहीं बल्कि पांडुकेश्वर में भी जाकर के जो पर्यावरण मित्र उसके वहाँ पे काम कर रहे हैं और उसका एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और जैसा आपने देखा होगा, एक बड़े स्तर पे एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए जो हमारे कूड़े के निस्तारण से जो उसकी बिक्री हुई है, उससे एक बड़ी आमदनी हमें प्राप्त हुई है। इस साल मैंने भी देखा है कि पिछले वर्ष यात्रा सीजन में यहाँ पर काफी कूड़ा कचरा बिखरा पड़ा रहता था, कोई उठाने वाला नियमित रूप से यहाँ पर आता नहीं था। तो जोशीमठ नगर पालिका ने ये बहुत अच्छी पहल की है, जिसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बार मुझे लग रहा है कि काफी सफाई यहाँ पर नजर आ रही है क्षेत्र में, तीनों धामों में यहाँ पर, खासकर ये यात्रा पड़ाव पांडुकेश्वर, हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ में। और इससे एक जागरूकता भी बढ़ी है लोगों में और सफाई का भी बहुत अच्छा यहाँ पर वातावरण दिखाई दे रहा है। तो यात्री भी इससे काफी खुश हैं कि बिल्कुल साफ सफाई उन्हें दिखाई दे रही है। तो अच्छा मैसेज जा रहा है पूरे दुनिया में। और इससे नगर पंचायत की जो है काफी कमाई भी हुई है, तो इससे उन्हें अपने कार्यों को आगे जारी रखने में और सुगमता भी होगी और आगे भी वो इसको प्रोत्साहन मिलेगा और अन्य नगर पालिका भी इससे काफी शिक्षा ले सकती हैं और आगे ऐसा काम कर सकते हैं। जो ये काम किया गया है, ये भव्य काम है और बहुत ही बड़ा काम नगर पालिका जोशीमठ द्वारा किया गया है। लगभग 1 लाख बोतलें प्लास्टिक की उठाई गई है नगर पालिका द्वारा, जो कि अब तक रिकॉर्ड है और इससे कम 1 करोड़ रुपए की आय नगर पालिका जोशीमठ ने कर ली है। ये सभी पर्यावरण मित्रों के लिए बधाई है और उनके द्वारा जो काम किया गया है वो बहुत ही बढ़िया काम किया गया है। जोशीमठ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पॉलिथीन मुक्त है और यहाँ पर कोई भी आप क्षेत्र चले जाएंगे पूरे उत्तराखंड में, कहीं भी आप पॉलिथीन दिख जाएगी। और जोशीमठ एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र है और यहाँ पर आपको एक भी पॉलिथीन भी नहीं दिखेगी। जोशीमठ नगर पालिका सबसे पहले बधाई की बात है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे शहर भी साफ हो रहा है और उसी कूड़े का निस्तारण करके वो धनराशि भी कमा रहे हैं और उस धनराशि का उपयोग शहर के सौंदर्यकरण में भी कर रहे हैं। और जैसे कि मैं आंकड़े देख रहा था, लगभग करोड़ रुपए तक और शायद उससे भी ऊपर आंकड़े हो सकते हैं कि उन्होंने कूड़े से कमाए। तो जहाँ एक और दूसरे शहरों में कूड़ा बिखरा रहता है, वही जोशीमठ नगर पालिका से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि कैसे शहर को स्वच्छ भी रखा जा सकता है और कूड़े से शहर का सौंदर्यकरण भी किया जा सकता है।
नगर पालिका ने प्लास्टिक के कूड़े को अब आय का संसाधन बना लिया है। जहां 2011 से जोशीमठ को पूरी तरह से पॉलीथीन मुक्त किया हुआ है, वहीं अब हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम, गोविंद घाट और पांडुकेश्वर जो यात्रा मार्ग है और अनेकों जगहों पे जो भी कूड़ा बिखरा रहता है, इसे उठाने का काम जोशीमठ नगर पालिका के पास है। पिछले वर्ष कूड़े से कुर्सियां, डस्टबिन, टेबल, अनेकों चीज और कुर्सियां बनाई गई थी जो सड़क किनारे लगाई गई हैं, वो कूड़े से बनाने के बाद एक नया आयाम इकट्ठा किया था। वहीं इस बार जो बिस्लेरी की बोतलें हैं उन्हें उठाने के बाद इस बार उनकी छटनी की गई और उसके बाद इसे बिक्री किया गया है और अब तक जोशीमठ की जो नगर पालिका है उसने 1 करोड़ की आमदनी इस प्लास्टिक के कूड़े से कर ली है। बताते चले 2011 से लगातार जोशीमठ की नगर पालिका जो है कूड़े को बेच रही है और अपने आय के संसाधन बना रही है। वहीं अब नगर पालिका के पास यात्रा मार्ग से कूड़ा उठाने का काम भी आ गया है। ऐसे में ये एक नई पहल है जिससे नगर पालिका अपनी आय बढ़ा रही है। कमल नयन सिलोड़ी, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, GNT। व्हाट्सएप ने कुछ नए फीचर्स के लॉन्च। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। सैमसंग ने अपने ग्राहकों को एक तोहफा दिया। दरअसल उसने भारत में अपना नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F15 5G एयरटेल एडिशन लॉन्च किया। सैमसंग ने इसे एयरटेल के साथ पेश किया है। इसे 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 14,999 रुपए है। व्हाट्सएप ने कुछ नए फीचर्स लॉन्च किए। इसके मुताबिक अब आप एक ही समय में वीडियो कॉल के दौरान एक साथ 32 लोगों को जोड़ सकते हैं। इससे पहले मोबाइल पर वीडियो कॉल में सिर्फ 8 लोगों को ही जोड़ सकते थे। मोटोरोला 25 जून को 2 नए स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। खास बात यह है कि ये स्मार्टफोन फोल्डेबल होंगे। इस सीरीज को मोटो रेंज 50 नाम दिया गया है। हालांकि अभी ये चीन में ही लॉन्च होंगे, लेकिन इन्हें भारत में कब पेश किया जाएगा ये साफ नहीं हुआ है। इजराइल में वॉर कैबिनेट भंग। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश और दुनिया की कई और जरूरी खबरें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालने के बाद मंगलवार को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। इसको लेकर वहां काफी तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी अपने दौरे में काशी की जनता का आभार जताएंगे। साथ ही वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके अलावा दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। अपने 2 दिनों के दौरे में पीएम वहां से 20,000 करोड़ रुपए की किसान सम्मान निधि ट्रांसफर करेंगे और स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी सौंपेंगे। दिल्ली की मंत्री आतिशी वजीराबाद पहुंची, जहां उन्होंने यमुना नदी में हरियाणा से आने वाले पानी का जायजा लिया। हालांकि आतिशी ने दावा किया कि वजीराबाद बैराज में पानी का स्तर काफी घट चुका है। आतिशी ने कहा कि जब तक हरियाणा सरकार यमुना नदी में पानी नहीं छोड़ेगी, दिल्ली में पानी की कमी लगातार बनी रहेगी। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा किया कि उनकी सरकार दिल्ली को पूरा पानी दे रही है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सुरक्षा हालात को लेकर दिल्ली में एक बड़ी समीक्षा बैठक की। इसमें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी चीफ तपन डेका और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसी बैठक में मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी समेत दूसरे अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि मणिपुर में जल्द शांति बहाली कैसे हो। न्यूज बात में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।